नमस्कार दोस्तों, प्राइड डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा था कि क्षेत्रफल में हम किस तरीके से फॉर्मूले बना सकते हैं और उनको किस तरीके से हम अच्छे से याद रख सकते हैं। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको क्षेत्रफल की पूरी थ्योरी करवाई थी और हमने कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं वो सारे चतुर्भुज मैंने आपको बताए थे। इन चतुर्भुज के फॉर्मूले हम किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से याद रख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी इस क्लास में कंटिन्यू कर रहा है लेकिन उसने लास्ट क्लास ना देखी हो तो आप हमारे चैनल पे वो क्लास देख सकते हैं। बाकी मैं इस क्लास के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पर जो सवाल बनते हैं, और ये सारे सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी न कभी आए हुए हैं। एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, इस तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। आर्मी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही आसानी से। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल फार्मूला याद करना है और फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 मीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले जो भी हम सवाल करेंगे आप खुद से प्रयास कीजिए कि वो सवाल आप खुद से कर पाएँ। एक बार वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, और नहीं होता तो फिर हम सॉल्व कर रहे हैं साथ में। तो देखिए यहाँ पर हमें आयताकार क्षेत्र का परिमाप दिया हुआ है। आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b। l का मतलब लंबाई, b का मतलब चौड़ाई। 2l + b ये परिमाप है, और परिमाप हमें कितना दे रखा है, परिमाप हमें दे रखा है 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमें दे रखी है 40 मीटर। तो चौड़ाई, b स्टैंड्स फॉर ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। तो यहाँ पे हम चौड़ाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2l हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप इतना है, इसकी चौड़ाई इतनी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो लंबाई की आवश्यकता होगी, एक चौड़ाई की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में हमें चौड़ाई दे रखी है तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, चौड़ाई 40 और इक्वस टू ये आ गया 200। देखो 10 से 2 से ये 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर 100 बच जाएंगे। ये जो 40 इधर प्लस का हो जाकर माइनस का हो जाएगा तो l इक्वस टू आ जाएगा 60। तो यहाँ से जो लंबाई है वो आ जाएगा हमारा 60 और जो चौड़ाई है वो हमारा पहले से गिवन है 40। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है ये 2D में होता है, 2 डायमेंशनल होता है। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर। जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि पहला क्वेश्चन में 2 पार्ट बनते हैं। एक होता है इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट जिसमें हमें सूचना दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और जो दूसरा पार्ट होता है जिसमें हमसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से समझना है कि हमारे पास क्या है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। तो यहाँ से देखो बता रहा है कि चौड़ाई लंबाई का 1/3 है। तो यहाँ से हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आ जाएगा। तो देखिए चौड़ाई जो है वो लंबाई का 1/3 है, यानी मैं अगर लंबाई को 1/3 से गुणा करूँगा तो यहाँ से मेरे पास चौड़ाई आ जाएगी। और इसका परिमाप 240 मीटर हमें दिया हुआ है। लंबाई आपसे इसमें पूछी गई है कि लंबाई कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात क्या होता है, सिंपल, जब भी कभी भी इस तरह की कंडीशन बनती है ये कई बार आपके काम आएगा रेशो। तो जो जिसके सामने होगा वही उसका अनुपात होगा। तो यहाँ से देखो b के सामने 1 है, जो बच गया वो इसका अनुपात होगा। ये इस तरीके से कई बार हमारे रेशो काम में आएगा। तो आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि रेशो कैसे निकलेगा। तो यहाँ से मैं सीधा लिखता हूँ चौड़ाई अनुपात लंबाई। तो यहाँ से देखो चौड़ाई आ गया 1 और लंबाई का अनुपात आ गया 3।
और हमें दे रखा है परिमाप। तो जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो वेरिएबल x लेते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसमें रेशियो डायरेक्ट काम में लेते हैं। तो अगर आप पैरामीटर परिमाप पर आधारित सवाल करेंगे तब तो डायरेक्ट रेशियो से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जब क्षेत्रफल टर्म काम में ली जाएगी तो आप अगर x वेरिएबल नहीं लेंगे तो वहाँ पर आपके सवाल गलत होने के चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, लेकिन अगर x नहीं है तो वो सिर्फ 3 से आप रिप्रेजेंट करोगे उसको। लेकिन अगर x लोगे तो आपको पता है कि 3 गुणा 1 3, लेकिन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। ये जब मैं क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आएगा तब आपको बता दूंगा। तो यहाँ से मैंने रेशियो हटाऊंगा तो मैं वेरिएबल x ले लूँगा। अब यहाँ से आप परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। तो परिमाप होता है 2l प्लस b। तो यहाँ से सीधा l आ गया 1x, l और b का रेशियो 1x और 3x, और ये जो परिमाप है वो कितना है 240 है। यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 2 ये कट जाएगा 120 बार, 3 और 1 4x, और ये 120, ये 3 बार कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई 30। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, बताओ इस आयत की लंबाई क्या होगी। हमें पता है लंबाई का रेशियो है 3x, लंबाई का रेशियो है 3x। तो यहाँ से 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 30। तो 3 इंटू 30 जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90। इसका मतलब जो लंबाई है वो 90 मीटर है, लेकिन ऑप्शन में 90 नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन कई बार क्या है बच्चा इसको कर देगा डाटा इज इनएडिक्वेट, डाटा अपर्याप्त है। तो हम डाटा इनएडिक्वेट नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डाटा इनएडिक्वेट तब होते जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और हमारा आंसर आ गया, लेकिन जो आंसर है वो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आएगा नन ऑफ दिस। डाटा इज इनएडिक्वेट, यानी अपर्याप्त डाटा इसमें नहीं था। क्योंकि अपर्याप्त कब होता? जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे। आप याद रखना, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार विद्यालय। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आप इंग्लिश में ऊपर वाला क्वेश्चन साथ साथ में पढ़ के रीड करके देख लें। मैं एक ही उसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ, तो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, और इसकी जो टर्म्स होंगी वो मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, एक आयताकार विद्यालय परिक्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें 7:3 गिवन है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ लंबाई अनुपात चौड़ाई, और मैंने लिखा 7:3। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस परिक्षेत्र में एक खेल का मैदान है जिसका माप 252 वर्ग मीटर है। इसका मतलब ये जो है 252, ये क्षेत्रफल है उस मैदान का या परिमाप है? तो ये देखो हमें यूनिट से पता लग जाएगा। 252 वर्ग मीटर, इसका मतलब ये क्षेत्रफल है। ये क्या है? क्षेत्रफल है। किसका? उस खेल के मैदान का जो इसके अंदर है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि पूरे परिक्षेत्र का 1/4 परिक्षेत्र इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, समझिए मेरी बात। मैं एक बार ये क्वेश्चन पूरा तरीके से समझाता हूँ आपको, और फिर उसको अपन आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार विद्यालय परिक्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। तो ये कोई आयताकार क्षेत्र है हमारे पास, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। इस परिक्षेत्र में एक खेल का मैदान भी है। इसमें यहाँ पर एक कोई भी खेल का मैदान है, मान लिया ये खेल का मैदान है। इस खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 252 वर्ग मीटर है। 252 वर्ग मीटर है, और हमें ये बताया गया है जो खेल का मैदान है और जो उस पूरी परिक्षेत्र का 1/4 है। ये जो खेल का मैदान है ये इस पूरे का 1/4 है। पूरे क्षेत्र का कितना है? 1/4 है। तो आपको बताना है इस परिक्षेत्र की लंबाई कितनी होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमें यहाँ से इसकी लंबाई यानी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है 7 वाली। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये बताया है कि ये जो खेल का मैदान है ये इस पूरे का 1/4 है। यानी अगर ये 1/4 है तो ये पूरा मैदान इसका क्या होगा? 4 गुना होगा।
ये अगर 1/4 है तो इसका मतलब ये 4 टाइम्स होगा, तो ये 4 गुना होगा। तो हम इसको अगर 252 को 4 से गुणा करते हैं, अगर हम 252 को 4 से गुणा करते हैं, सॉरी, अगर हम 252 को 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास इस पूरे खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ गया 252 गुणा 4। अब यहाँ से एक बात समझनी है, आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो आप उसको लास्ट में ले जाओ पूरी वैल्यू को खींच के, और फिर लास्ट में आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उससे हमारा टाइम सेव होता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ से मैं करूँगा 252 गुणा 4, तो ये मेरे पास पूरा क्षेत्र आ गया जो इस पूरे मैदान का क्षेत्र है। और इस मैदान की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 7:3 है। तो मैंने कहा कि जब भी अनुपात हटाएंगे तो वेरिएबल x लेंगे, यानी इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वो होगा 7x गुणा 3x। ये पूरा जो मैदान है इसका क्षेत्रफल आएगा 7x गुणा 3x, जो कि बराबर होगा 252 गुणा 4 के। तो हम इसको बराबर कर देंगे। अब देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो पहले तो मल्टीप्लाई करने में हमारा टाइम लगता, और फिर वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाती तो उसको काटने में टाइम लगता। तो हम इसको उस तरीके से ना करके ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखो 7 या 21, आप इसमें सीधा 21 का भाग दो, तो देखो 21 एकम 21 आ जाएगा, और यहाँ से 4 बच गया तो ये आ जाएगा आपके 21 4 42, 21 दूनी 42 आ जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 21 का भाग अगर इसमें अपन देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12 गुणा 4। और ये देखो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 से तो ये कट गया, लेकिन x इंटू एक्स क्या बच गया, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 12 गुणा 4। इसमें भी आप जब अंडर रूट करेंगे तो आपको पता है कि फैक्टर काम में आएंगे हमारे, तो आप इसको लिख लो 12 को 3 गुणा 4 गुणा 4। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं अंडर रूट करूंगा तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखो 4 है, ये 2 बार है तो 1 बार अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 4√3। ये x की वैल्यू आ गई 4√3। ठीक है, हमें बताना है लंबाई, और लंबाई का रेशियो कितना है 7x। तो x की वैल्यू है 4√3, तो 7 गुणा 4√3। जब मैं 7 को 4 से गुणा करूंगा तो 7 चौक 28, तो आंसर आएगा 28√3। तो यहाँ से जो आंसर है वो आ जाएगा 28√3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है। तो देखिए, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई, तो चौड़ाई लंबाई का 60% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लंबाई 100 है तो चौड़ाई 60 हो जाएगी। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 3:5। इसका मतलब इस क्षेत्र की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:5 है। यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं लंबाई को चौड़ाई से गुणा करूंगा तो क्षेत्रफल आएगा, लंबाई को अगर चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। और क्षेत्रफल हम यहाँ से तभी कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास ये रेशियो की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो चलिए रेशियो हटाते हैं तो वेरिएबल x लेंगे। अब हमें परिमाप दे रखा है 800, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b। तो देखिए l + b का मतलब इसको अपन सीधा जोड़ दें तो ये आ जाएगा 8x = 800। ठीक है, अब इसको आप काट दो यहाँ से, तो देखो ये 8 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, फिर ये 8 से कट जाएगा 50 बार। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 50। अगर हमें x की वैल्यू पता लग गई तो हम यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो चौड़ाई का अनुपात है 3x, तो चौड़ाई यानी 3x, तो 3 गुणा 50, 5 × 15, 150 गुणा 5x गुणा 50, तो 5 × 5 = 50, 250। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा वो देखो, जब हम 25 को 15 से गुणा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आएगी 37500। आप इसको देखो कैसे कर सकते हैं, 0 और 0 2 0 आ गए। 25 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 250, और 5 से गुणा करेंगे तो 125, जब जोड़ेंगे तो 375 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं जो इन कैलकुलेशंस में आप काम में ले सकते हो, वो भी मैं आपको अलग से एक बार
करवा दूंगा। अभी ही हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से बेसिक तरीके से सीख के पढ़ रहे हैं। आप लोगों के नॉर्मल एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ा इसमें हिसाब किताब नहीं होता है। बस आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 40% तथा चौड़ाई में 30% की कमी की गई, तो बताओ आयत के क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले सवाल हैं परसेंटेज पर बेस। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, इस तरह के सवाल कई बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के दो मेथड, मतलब दो नहीं, इसके सॉल्व करने के 3-4 मेथड होते हैं। हम चाहें तो इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको एक ट्रिक होती है उससे कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आपके एग्जाम के हिसाब से बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल। एक तो आप इसको बेसिक से समझ लो, एक इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, आप उससे इसको कर सकते हो। एक्चुअल में ये एरिया का क्वेश्चन है, लेकिन है ये पूरा का पूरा परसेंटेज का कंसेप्ट। देखिए, अगर हम इसको परसेंटेज से सॉल्व करते हैं तो हमें याद रखना है कि कभी भी अगर प्रतिशत वृद्धि होती है तो 100 में जोड़कर गुणा करना है, और कमी होती है तो 100 में से घटाकर गुणा करना है। कैसे? मान लिया इसका क्षेत्रफल 100 था, लंबाई में 20% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, तो 140/100 गुणा चौड़ाई में 30% की कमी, तो 70/100। यानी बेस एरिया हमने 100 लिया है, पहले ये चेंज हुआ फिर ये चेंज हुआ। ये क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमी का कंसेप्ट होता है। 2 0 से 2 0 कट गए। 14 को जब 7 से गुणा करोगे तो आएगा 98, सॉरी, हाँ ठीक है, सही है, 98। अब यहां से अगर देखा जाए तो जो एरिया 100 था वो 98 हो गया। इसका मतलब कमी हुई, कितने परसेंट की कमी हुई? 2% की कमी हुई। तो आप इसको सीधा यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। एक इसको सॉल्व करने के डायरेक्ट ट्रिक भी होती है। ट्रिक ये होती है प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स का मतलब जो भी हमें परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, हम उसको उसके साइन के साथ लेंगे। अगर वैल्यू प्लस में है तो पॉजिटिव, वैल्यू माइनस में है तो नेगेटिव। फिर प्लस माइनस वाई, वाई का मतलब दूसरा जो चेंज दिया गया है वो, और फिर प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई। ये देखने में जितना जटिल लगता है, एक्चुअल में उतना होता नहीं है। जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही फेमस ट्रिक है, सबको लगभग आती होगी। ये नहीं आती है तो आज मैं बता देता हूँ आपको। इसमें देखो 40% की वृद्धि दे रखी है तो 40 प्लस में ले लो, 30 की कमी दे रखी है तो 30 माइनस में ले लो, फिर प्लस 40 गुणा माइनस के 30/100। 2 0 से 2 0 कट गए। देखो 40 में से 30 गए तो बच गए प्लस के 10। लेकिन जब 4 को 3 से गुणा करेंगे, एक माइनस का है तो ये माइनस का आएगा 12। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो बचेगा 10 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 12, तो रिजल्ट आएगा माइनस का 2। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है? जब मान लो कोई वैल्यू ऐसी हो, जैसे यहाँ पे मान लो 40 की जगह 45 होता है, यहाँ पर 30 की जगह 35 होता है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, थोड़ा हमारे लिए आसान नहीं होता। तो हम ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, प्लस है तो वैल्यू प्लस में लो, माइनस है तो माइनस में लो, दोनों का एडिशन आ जाएगा, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और हम इसको आगे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक बार हम उसको भी ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने % की कमी करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ये भी परसेंटेज का ही पार्ट है। इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बाकी इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? मान लिया आयत का क्षेत्रफल 100 था, चौड़ाई में 40 की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल 140 हो गया। अब बताओ, सॉरी, लंबाई में 40 की वृद्धि की। एक आयत के क्षेत्रफल में अगर हम देखें, लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया तो 100 से 140 हो गया। अब हमसे पूछा है चौड़ाई को कितना कम किया जाए, तो हमें एक तरीके से इसमें कितना कम करेंगे वापस 100 आ जाए, तो इसमें हमें कितना कम करना है? 40। और ये 40 किस में कम करना है? 100 में करना है, 140 में? 140 में। तो 40/140 गुणा 100। सॉल्व कर लो आप इसको, ये 2 बार आ जाएगा, ये 7 बार आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 सही 4/7 आ जाएगा। तो 28 सही 4/7 का मतलब आ जाएगा 28.57, और हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ से अगर देखा जाए
तो ये जो क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी वाला कंसेप्ट तो पिछला था, ये वाला क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें वृद्धि देकर कमी पूछता है और कमी देकर वृद्धि पूछता है, ये भी परसेंटेज का ही पार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई तथा इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से करो। तो कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल मान लिया 100 था, 50 की वृद्धि कर दी तो 150 हो गया। 150 में कितना कम करें ताकि वापस 100 आ जाए, 50 कम करना है। ये 50 किस में कम करना है, 150 में। तो 50 इसको जब सॉल्व करेंगे तो कट पिट कर 1/3 आ जाएगा। यहाँ से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33 सही, 1/3 या फिर 33.33 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ए। तो कमी देकर वृद्धि पूछे, वृद्धि देकर कमी पूछे तो हम इस तरीके से कर लेंगे। क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमी का सवाल हो तो मैंने आपको उस तरह का क्वेश्चन पिछली बार बताया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना ट्रिक कब काम आती है। देखिए एक वर्ग की भुजा में त्रुटिवश 2% अधिक ले लिया हमने उसको, बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना इंक्रीज हो जाएगा। त्रुटिवश कितना मतलब उसमें कितनी गलती हो गई, वो एक ही बात है, कितनी वृद्धि हो जाएगी या कितनी गलती होगी। एक वर्ग की भुजा में 2% की त्रुटि हमने ले ली, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, तो वो एक ही बात है। मैं क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था कि एक वर्ग की भुजा में 2% की वृद्धि कर दी, बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये आप 100 वाले तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लो यहाँ से इसको सॉल्व करते तो बेस वैल्यू आ गई 100। अब देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है इसमें 2 डायमेंशन काम में आते हैं, तो इसका मतलब 2 बार इसको कैलकुलेट करना है हमें क्षेत्रफल में। इसको पिछली बार तो लंबाई और चौड़ाई थी आयत में, तो वो अलग अलग हमें दे रखा था, जबकि इसमें हमें एक ही बार दे रखा है। तो ये जो 2% की वृद्धि होगी ना, ये हमें 2 बार लेनी पड़ेगी, एक बार पहली भुजा के लिए और एक बार दूसरी भुजा के लिए। तो जब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 × 102 × 100 102 × 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर 102 को 102 से गुणा करना है, तो देखिए 102 को 102 से गुणा करने का तरीका सीधा सा मैं आपको बताता हूँ। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो ये 100 से 2 ज़्यादा है, ये भी 100 से 2 ज़्यादा है, ये इसमें जोड़ दो तो ये आ जाएगा 104। इन दोनों को गुणा करोगे तो 4, क्योंकि बेस 100 है तो 04 आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये आ जाएगा 1040 अपॉन में आ जाएगा 100, 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लग जाएगा 104.04। तो जो क्षेत्र 100 था वो 104.04 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 4.04 की वृद्धि हो गई। तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा 4.04। अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें कैलकुलेशन लेंदी हो तो हमें टाइम लगता है। अगर आप इसको उस वाले तरीके से करते, वृद्धि कमी वाले तरीके से, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। कैसे, 2 की वृद्धि प्लस फिर 2 की वृद्धि प्लस 2 × 2 की वृद्धि बट्टे में 100। 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा बट्टे में 100, तो 2 और 2 4.04। तो ये आंसर सीधा आ जाता है। तो इस तरह के सवाल को अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेट करना आसान होता है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। करो आप इस क्वेश्चन को। तो देखो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अगर 100 वाले तरीके से, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 100 × 125/100 × 125/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 100 से 100 कट जाएगा। अब ये 100 मैं इसको काटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है 125 का स्क्वायर करना है। 125 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 15625। ठीक है, इसके अपॉन में हम कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा 156.25। तो जो क्षेत्र 100 था वो 156.25 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हुई, 56.25 की वृद्धि हो गई। अगर कभी भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग करना बहुत आसान होता है, आप भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 45 का वर्ग करो, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 5 का वर्ग कर दो 25, फिर 4 से ठीक एक बड़ी संख्या ले लो, तो 4 से ठीक एक बड़ी संख्या 5, 5 को 20, 20 25। तो यहाँ मुझे करना था 125 का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया 125 लिखा,
5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। 12 से ठीक एक बड़ी संख्या क्या होती है 13, तो मुझे करना था 12 गुणा 13। 12 को जब 13 से गुणा करते हैं तो 156 आता है, तो मैंने लिख दिया 156, तो ये 156 25 आ गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से आप 100 से करते तब तो आप सवाल इस तरीके से कर सकते हो, और अगर मान लो कैलकुलेशन आपको ये लेंदी लगे तो फिर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है। 25 प्लस के हैं, सॉरी 25 प्लस के हैं दोनों, तो प्लस के 25 फिर प्लस के 25, फिर आ जाएंगे 25 गुणा 25 और बट्टे में 100। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 और 25 जुड़कर हो गया 50 प्लस 625 यानी 6.25। जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 56.25। 56.25 ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो वर्गों की परिमिति क्रमशः 24 और 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ग हैं, दो स्क्वायर हैं जिनकी परिमिति का मतलब पैरीमीटर, परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी अगर मैं यहाँ से समझूं तो बात ये है कि ये कोई दो स्क्वायर है मेरे पास, और इन दोनों स्क्वायर का अगर मैं ऐड करूंगा तो जो एक बड़ा स्क्वायर बनेगा उसका एरिया इसके इन दोनों के सम के इक्वल है। तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है, इसका मुझे पैरामीटर बताना है। तो मैंने आपको बताया जो हमें सूचनाएं दे रखी हैं उसके आधार पे हमें सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसका मान लो परिमाप हमें दे रखा है 24, इसका परिमाप हमें दे रखा है 32। तो हम सीधा परिमापों का योग करके परिमाप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ कि दो आकृतियों का अगर मान लो हम देखें कि अगर क्षेत्रफल सेम है तो परिमाप सेम होगा या नहीं होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ से अगर देखा जाए तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो अगर मुझे ये बताया गया है कि क्षेत्रफल बराबर होगा तो क्षेत्रफल ही बराबर होगा, परिमाप बराबर नहीं होगा। जैसा सवाल में बताएगा हमें उस हिसाब से ही करना है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया है कि क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका मतलब हम क्षेत्रफल को भी बराबर कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स का मन कर रहा होगा जोड़ दो इनका परिमाप आ जाएगा, नहीं, हमें परिमाप बराबर नहीं बताया कि इन दोनों का परिमाप इसके बराबर है। ऐसा अगर बताता तब तो हम इन दोनों को ऐड कर देते, इसका परिमाप आ जाता। लेकिन हमें ये बताया है कि क्षेत्रफल बराबर है, जबकि हमें दिया परिमाप है। तो हमारे साथ यही समस्या है कि परिमाप दिया है वैल्यू की फॉर्म में और रिलेशन दे दिया क्षेत्रफल के साथ। तो हम भी कोई कम नहीं, हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा 4a, और जो किसके बराबर है 24 के बराबर है। तो यहाँ से देखो पहले वर्ग की भुजा आ जाएगी 6, तो यहाँ से इस वर्ग की जो भुजा आएगी 6, और जो दूसरा वर्ग है इसकी भुजा क्या होगी, तो यहाँ से वापस 4a = 34। इसका मतलब यहाँ से वर्ग की भुजा आ गई 8। तो एक वर्ग की भुजा यानी इसकी तो भुजा आ गई 8, और दूसरा जो वर्ग है इसकी भुजा आ गई 6। एक की भुजा 8 और एक की भुजा 6। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a²। तो मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ से कर दूंगा a² यानी 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से 8 का स्क्वायर यानी 64, और जब मैं 36 और 64 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 100। मैंने 100 क्यों किया? क्योंकि मुझे बताया है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर मैं ऐड करूंगा तो बड़े वाले का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यहाँ से बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया 100, लेकिन मुझे इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा था, मुझे इसका परिमाप पूछा है। तो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a², मुझे पता है कि क्षेत्रफल का परिमाप होता है a², और a² किसके बराबर है 100 के बराबर है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 10, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा 4a, और a जो a है वो आ गई 10। तो 10 को जब 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40। तो यहाँ से इसका जो परिमाप होगा बड़े वाले वर्ग का वो हो जाएगा 40/40। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है? तो देखो एक वर्ग है जिसकी भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो गई। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पहले वर्ग था उसकी भुजा थी x, फिर 5 की वृद्धि कर दी तो ये हो गया x + 5। इसके क्षेत्रफल में से अगर मैं इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो आ जाएगा डिफरेंस, जो कि 165 मुझे दिया हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b²
प्लस 2ab। तो देखो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसका ए स्क्वायर कर दिया, इसका बी स्क्वायर आ गया और ये 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, तो 5 दूनी 10 और ये x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 165। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, ये जो 25 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 10x इक्वल्स टू 25 घटा देंगे हो जाएगा 150, x की वैल्यू आ गई 15। तो हमसे यही पूछा था कि उस वर्ग की भुजा कितनी है, 15। अब इसमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हो सकता है इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहें। ऑप्शन से नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंथी, इसमें इक्वेशन बनेगी नहीं, सिंपल सी इक्वेशन है, आप इसको बेसिक से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आपको मैंने बताया था समचतुर्भुज के फॉर्मूले, और समचतुर्भुज के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज के फॉर्मूले क्षेत्रफल के 3 होते हैं। अगर आपको वर्ग समचतुर्भुज के 2 विकर्ण दे तब तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। अगर आपको समचतुर्भुज की भुजा और उस पर खींचा गया शीर्ष लंब दे तो भुजा गुणा शीर्ष लंब, और अगर समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण दे तो हीरोन्स फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो देखो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण पूछा है। तो आपको पता है समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा विकर्ण 1 d1 इंटू d2। विकर्ण का मतलब होता है डायगनल, तो d1 डायगनल विकर्ण नंबर 1 विकर्ण नंबर 2 बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 150। बस यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू कोई भी एक डायगनल जो आपको गिवन है, ये मान लो 10, और d2 हमें फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा 150। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से ये कट जाएगा 30 बार। इसका मतलब जो d2 है वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप। एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको दे रखा है 56। आपको पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं और इसकी ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर रखे हैं समचतुर्भुज का 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखे हैं। तो देखिए, अगर आपको समचतुर्भुज के परिमाप की बात की जाए तो हमें पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं समान। तो अगर इसकी एक भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ए होगी, तो परिमाप हो जाएगा 4a। और परिमाप कितना दे रखा है 56, 56। जब मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 14, यानी भुजा आ गई 14। अब इसके ऊपर खींचा गया शीर्ष लंब, यानी ऊंचाई मुझे दे दी 5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर, बस जैसे ही हमें ये पता चला कि इसका ये ऊंचाई है, इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 14 गुणा 5। अगर कभी भी आपको समचतुर्भुज की भुजा और उसका शीर्ष लंब पता है तो कुछ नहीं करना, सीधा उन दोनों को गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 14 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा। आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक समचतुर्भुज बनाना है, फिर से आपको नहीं बनाना है, मैं बना देता हूँ। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए, यहाँ से इसका जो विकर्ण है, डायगोनल है, वो 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर आप एग्जाम में सिर्फ एक फॉर्मूला याद करके गए हैं कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। एडी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा लो। अब देखिए, समचतुर्भुज में मैंने आपको बताया कि इसकी 3 कंडीशन होती है, इसके अलावा कंडीशन नहीं बनेगी। आपको तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि 3 कंडीशन होती हैं समचतुर्भुज में। अगर आपको समचतुर्भुज में भुजा और उसके ऊपर खींचा गया शीर्ष लंब दे तो सीधा इन दोनों को गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो इसको, जैसे पिछले सवाल में हमने किया। अगर आपके इसको इस विकर्ण दे दे तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2। एक विकर्ण दे दिया d1, एक विकर्ण दे दिया d2। और अगर आपको समचतुर्भुज की एक भुजा और विकर्ण दे
तो हम क्या करेंगे, एक भुजा दे दी मान लो ये ए, तो दूसरी भुजा ए अपने आप हो जाएगी, तीसरी भुजा हमें डी का, तो ये एक त्रिभुज बन गया। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा हमें पता है। और अगर किसी भी त्रिभुज की हमें तीनों भुजा पता हो तो हीरोन्स फॉर्मूले, हीरो के सूत्र से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये अगर 26 है तो ये भी क्या होगा 26। तो यहाँ पर हीरो का सूत्र लगाएंगे। हीरो का सूत्र क्या होगा, जैसे इसका क्षेत्रफल अगर जो भी होगा उसको 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र इस चतुर्भुज के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही हम समचतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण खींचते हैं तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक ये वाला टुकड़ा, एक ये वाला टुकड़ा। मैं इसका क्षेत्रफल जितना निकालूंगा, अगर मैं उसको 2 से गुणा कर दूंगा तो इसका क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला। हीरो का फॉर्मूला क्या था, शाबाश, √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। यहाँ पर a b c होती हैं त्रिभुज की भुजाएं, और यहाँ से सिर्फ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, जबकि हमारे पास ऐसे 2 त्रिभुज हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यहाँ पर जो s होता है, s का मतलब होता है हाफ ऑफ पैरामीटर, अर्ध परिमाप। s का मतलब होता है हाफ ऑफ पैरामीटर, s का मतलब होता है हाफ ऑफ पैरामीटर अर्ध परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ से पहले मुझे s निकालना है, तो इन सबको गुणा करो, सॉरी इन सबको जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो। तो 26 और 26 52, 52 और ये आ जाएगा आपके 48। 100 में दिया 2 का भाग, तो देखो 26 प्लस 26 प्लस 48 बट्टे में 2। तो 26 और 26 52 48 100 में दिया 2 का भाग, कितना आ गया 50। यानी मेरे जो s की वैल्यू है वो आ गई 50। s स्टैंड्स फॉर सेमी पैरीमीटर, अर्ध परिमाप 2। ठीक है, 2 बाहर आ गया, s का मतलब आ गया 50 गुणा 50 में से पहले घटा दो 48 तो 2 आ गया, फिर गुणा 50 में से घटा दो 26 तो आ जाएगा 24 24, फिर 50 में से घटा दो 26 तो फिर आ जाएगा 24। अब देखो अंडर रूट से, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार है तो वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर देखो 24 एक बार ये है, एक बार ये है, इसका मतलब एक 24 बाहर आ जाएगा। तो 2 गुणा 24 बाहर आ गया। और यहाँ पर देखो 50 गुणा 2 100 आता है, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो ये भी बाहर आ जाएगा। जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48 और 480। इसका मतलब यहाँ से जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 480। समचतुर्भुज में आपको ये तीनों फॉर्मूले आने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 384 है। तो बताओ छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम जो होता है इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा छोटी वाली 3 के अनुपात में है, बड़ी वाली 5 के अनुपात में है। मैंने बताया जब भी अनुपात हटाएंगे तो वेरिएबल x लेंगे। ठीक है, इन दोनों का अनुपात कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पर 1/2 बाहर ले लिया, इन दोनों को जोड़ दो, 3x + 5x। ये मेरा बताया हुआ है सारा फॉर्मूले वगैरह कैसे बनते हैं। और इनके बीच की दूरी आ गई 12 सेंटीमीटर, 12। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, और क्षेत्रफल हमें दे रखा है 384। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2 से कट जाएगा 6 बार, ये 2 से कट गया 6 बार। अब इसके अंदर आप चाहो तो काट दो, ये लो 6 से इसको काटोगे तो 6 6 36, बच गया कितना 2, 24, 6 चौक 24, 4 बार कट गए। अब इन दोनों को यहाँ पर हमें प्लस करना है, तो 5 और 3 8x, तो 8x बराबर आ गया 64। तो 8 की वैल्यू 8 से कट जाएगी 8 बार, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और जैसे ही x की वैल्यू 8 आई है, हमसे पूछा था छोटी भुजा, तो मैंने छोटी भुजा कैलकुलेट कर ली, 3 गुणा 8, 8 तिया 24। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर।
ठीक है, समझ में आ रही है क्लास? हाँ, हो सकता है थोड़ा आपको बोरिंग लगे क्लास इनिशियली, लेकिन आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी नज़दीक हैं, थोड़े पास हैं, तो हम फटाफट जितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। सेम वही ट्रेपेजियम आ गया, समलंब चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल 1440 मीटर है तथा इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो इन भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? इस बार बड़ी भुजा की लंबाई पूछ ली। तरीका आपको पता ही है, मैंने अभी जस्ट बताया है, सिंपल आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, नहीं बताऊंगा मैं आपको सॉल्व करके, आपको ये खुद से ही करना है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला किया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक आयताकार भूखंड की आसन्न भुजाओं में से एक 7 सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। बताओ भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की जो एक भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण है 25। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मुझे यहाँ पर लंबाई नहीं पता। तो अगर कभी भी कोई त्रिभुज हो जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो ये बनता है समकोण त्रिभुज। और जैसे ही हमें पता लगा कि ये समकोण त्रिभुज है तो हमें ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम को। समकोण त्रिभुज में जो सबसे कॉमनली यूज होती है वो होती है पाइथागोरस की थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कर्ण गिवन है 25 का स्क्वायर, लंब हमें एल कैलकुलेट करना है, आधार 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर होता है 49। एक मिनट, तो देखो यहाँ से 25 का स्क्वायर 625 आ गया और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो -49 ये इधर आ जाएगा। एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू आएगी, यहाँ से घटा दो इसको, तो घटाएंगे तो आएंगे 576 और जब अंडरूट हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडरूट लग जाएगा, यानी एल की वैल्यू आ गई 24। तो एक भुजा 24 आ गई, ये 24 और ये 7 है। तो जब हम 24 को 7 से गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 168। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अब जैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, यहाँ पर 8 है, सॉरी यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो 7 चौक 28, इकाई का अंक 8 है। 8 का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर मान लो आप मल्टीप्लाई करते हो 24 को 7 से तो टाइम तो लगता ही है। इसमें सीधा 7 चौक 28, 8 यूनिट आ रहा है इकाई का, यहाँ पर 8 है, ये आंसर आएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, एक 12 मीटर 8 मीटर माप के फर्श की दरी, फर्श पर दरी बिछानी है। दरी की चौड़ाई 3 मीटर है, बताओ दरी की लंबाई क्या होगी? तो देखिए एक हमारे पास कोई भी फर्श है ये जिसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। अब फर्श पर मान लो ऐसे हमें ये दरी का एक बार हमने बिछाई, फिर दरी का ये दूसरा हिस्सा, फिर ये तीसरा हिस्सा, इस तरीके से अगर हम दरी बिछाते हैं तो देखा जाए तो जो भी दरी होगी उसका जो भी क्षेत्रफल होगा वो इस फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तभी तो वो दरी इसको कवर कर पाएगी। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, दरी का क्षेत्रफल बराबर करना है फर्श के क्षेत्रफल पर। तो यहाँ से देखो फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा 12 गुणा 8 बराबर दरी का क्षेत्रफल। दरी का क्षेत्रफल 3 गुणा दरी की लंबाई हमने एज्यूम कर ली x, तो ये आ जाएगा 4 बार और 8 चौक 32। इसका मतलब जो दरी होगी उसकी लंबाई होगी 32 मीटर। 32 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:4 है। इसमें घास लगाने का कुल 14,400 रुपये का खर्चा आता है। यदि घास लगाने की दर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो बगीचे की चौड़ाई क्या है? तो देखिए एक बगीचा है, उसमें हमें
घास लगाने का टोटल कुल इतना रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और 4 रुपए की दर से, तो पहले ये देख लो बगीचे का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो जितना भी टोटल खर्चा है उसमें अगर मैं कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्च होता है उसका डिवाइड कर दूं, भाग दे दूं, तो मेरे पास बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो बगीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा जो भी कुल टोटल खर्चा हुआ है 14,400 डिवाइड में 4, इसकी जो भी रेट है उससे इसको डिवाइड कर दो। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो 4 से इसमें गया, 4 3 12 और ये आ जाएगा 2 24 6 चौक 24 3600, क्षेत्रफल आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 9:4। अब मैंने आपको बताया कि जब भी अनुपात हटाएंगे तो x लिया करो हमेशा। कई महारथीकरण ऐसे हैं जो x नहीं लेंगे, सीधा 9 और 4 ले लेंगे, तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि जब स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए, और अगर सीधा वैल्यू लेंगे न्यूमेरिकल तो x स्क्वायर नहीं होगा और सवाल गलत हो जाएगा। देखो 9 चौक 36 से 36 कट गया, 100 आ गया, x स्क्वायर बराबर 100, x की वैल्यू आ गई 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो हमसे पूछा गया है बगीचे की चौड़ाई 4 के अनुपात में है, तो 4 गुणा 10 40, बगीचे की चौड़ाई आ जाएगी 40 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग के विकर्ण के ऊपर एक वर्ग की विकर्ण है 12√2 मीटर, इसके क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण पर बने अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी एक वर्ग है और उस वर्ग के विकर्ण पर हमें एक वर्ग और बनाना है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। यहाँ पर हमें एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है। अब एक कंसेप्ट को आप यहाँ से समझिए, एक वर्ग के विकर्ण 12√2 मीटर है, इसके क्षेत्रफल तथा इसकी विकर्ण पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ते हो, पहले वर्ग बनाओगे, फिर उसका विकर्ण बनाओगे, फिर उसके विकर्ण पे वर्ग बनाओगे। मैं आपको इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि देखिए, कभी भी अगर हमें कोई भी वर्ग दिया हुआ हो, इसकी भुजा मान ली मैंने a, तो बताओ वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। अब मान लो मैं ये एक वर्ग लेता हूँ, इसके ऊपर फिर वर्ग लेता हूँ, तो फिर √2a। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर हम वर्ग ये क्वेश्चन अभी तो जैसे इसमें तो सिर्फ एक बार का ही वर्ग पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि एक वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बनाया गया, फिर जो वर्ग आया उसके विकर्ण पर फिर वर्ग बनाया गया, तो बताओ पहले वर्ग और अंतिम वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें एक काम करना है, ये आ गया पहला वर्ग, दूसरा वर्ग आएगा इस विकर्ण के ऊपर, तो विकर्ण कैसे आता है √2 × a, फिर तीसरा वर्ग इसको फिर √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो √2 × a। जितनी बार ये वर्ग बनाया जाए उतनी बार आप इसको √2 से गुणा करे जाओ, बस। अब ये पूछे कि बताओ लास्ट वाले वर्ग और पहले वाले वर्ग, तो ये a ले लो और ये वाले लास्ट वाले वर्ग ले लो, क्षेत्रफल कर लो, बस इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या है, तो हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, एक वर्ग उसके विकर्ण पर बनने वाले वर्ग पे लिया है, तो सीधा सा a और √2a। हमें ये वैल्यू पे उलझने की जरूरत ही नहीं है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, रेशियो आएगा 1:2, 1:2। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो वैल्यूज़ की जरूरत नहीं है, आप ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखें, हर बार √2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, नया विकर्ण आता जाएगा। अगला सवाल, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच 5:3 का अनुपात है, अगर उस प्लॉट का परिमाप इतना है तो उस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात ये है, तो लंबाई और चौड़ाई यानी 5x + 3x, और परिमाप दे रखा है 320, तो ये कट जाएगा 2 बार, 16 दूनी 32 160, और ये आ जाएगा 5 और 3 8x बराबर 160, 8 दूनी 16, x की वैल्यू आ गई 20। हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो देखो इसको 20 से गुणा करेंगे, 20 × 5 = 100, इसको 20 से गुणा करेंगे, 20 × 3 = 60, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 60 × 100 600 स्क्वायर
मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप खुद से भी कर सकते थे, फिर भी मैंने बता दिया, आप करने के बाद में आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल में ये अनुपात है, तो उनके परिमाप के बीच क्या अनुपात होगा? तो इसकी सीधी सी एक बात है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², तो a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, कोई भी दो अलग अलग वर्ग हैं। याद रखना, अगर कभी भी क्षेत्रफल दिया हुआ हो, जैसे इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको परिमाप का अनुपात पूछे P1:P2, तो जो भी क्षेत्रफल है इसका अंडर रूट कर दो, जो भी क्षेत्रफल है इसका क्या कर दो? अंडर रूट कर दो। जो भी हमारे पास एरिया आएगा उसका अंडर रूट कर दो, परिमाप आ जाएगा। A1 A2 का अंडर रूट कर दो, परिमाप आ जाएगा। या फिर आपसे साइड का रेशियो पूछे कि दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात 36 और 25 है, बताओ इनकी साइड का रेशियो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, सेम इनका अंडर रूट कर देंगे, तो हमारे पास S1:S2 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपसे साइड का रेशियो पूछ लेता, यहाँ परिमाप का अनुपात पूछा, अंडर रूट कर दो इनका, तो अंडर रूट आ जाएगा 6:5। और अगर हमें यहाँ से परिमाप दे देता और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता, तो सीधा जो भी परिमाप है उसका स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। मान लो आपको बोलता कि दो वर्गों के परिमाप का अनुपात 2:3 है, बताओ इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो अगर ये परिमाप पैरामीटर का रेशियो है तो इसका स्क्वायर कर दो, 4 और 9, क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:9। तो यहाँ से क्षेत्रफल था, परिमाप पूछा, अंडर रूट कर दो। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 10√2 मीटर है, तो मैदान में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा क्या होगा? तो एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण ये है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि घास अगर लगाना है, मैंने आपको जब पहली क्लास इसमें फॉर्मूले की करवाई थी तो मैंने बताया था कि अगर तारबंदी करनी है तो परिमाप चाहिए, और अगर इसमें कुछ उगाना है, कुछ लगाना है, कुछ बिछाना है, तो हमें क्षेत्रफल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर देखो वर्ग का विकर्ण दे रखा है, आपको पता है कि अगर वर्ग का विकर्ण हमें पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूले तो देखो मुन्ना आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर क्वेश्चन सही करने हैं तो यहाँ से देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा देंगे 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण क्या है? 10√2 का स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ से 1/2 गुणा 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्षेत्रफल आ गया 100 मीटर स्क्वायर, और जो खर्चा है वो है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इस 100 को 2 से गुणा कर दो, खर्चा आ जाएगा 200 रुपये का। तो 200 रुपये ये रहे, खर्चा आ गया 200 रुपये का, तो ये 200 रुपये खर्चा आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 और 8 सेंटीमीटर है। आसन्न भुजाएं 10 और 8 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है जो तो थोड़ा सा सुंदर नहीं बना, तो मैं इसको मिटाकर सुंदर बना देता हूँ। हाँ भाई, थोड़ा सा डायग्राम सुंदर होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, तो मैं उसी तरीके से इसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इससे काम चलाएं। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 और 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने इसकी ये भुजा ले ली 10 सेंटीमीटर और ये भुजा ले ली 8 सेंटीमीटर। यदि इन भुजाओं को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इन दोनों ही चतुर्भुज के अंदर 3 फॉर्मूले बनेंगे। एक लंबाई गुणा चौड़ाई का कंसेप्ट, एक त्रिभुज का कंसेप्ट, और एक आपके विकर्ण वाला कंसेप्ट, इसमें विकर्ण वाला कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता हो तो हीरो का फॉर्मूला लगता है, और जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका होगा, यानी हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हीरो का सूत्र लगा के। हीरो का सूत्र क्या बोलता है? √S। चलिए मैं हीरो का सूत्र यहाँ लिख देता हूँ। चलिए √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब यहाँ से आपको पता है S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, हाफ ऑफ पैरामीटर। इन तीनों को जोड़ो तो देखो
ये भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। एस का मतलब आएगा 10 + 12 + 8 बट्टे में 2। जब इनको जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 में जब 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा, लेकिन 15 की जगह 16 बन गया, तो हम इसको मिटाएंगे और इसको कर देंगे 15 अब देखो यहाँ से आ गया 15 में सबसे पहले 1 हटा दो, तो 15 में से 12 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3, फिर 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो 5, फिर 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार आती है, जैसे ये 15 और ये 5 थी 15, तो वो बाहर आ जाता है, तो बाहर 2 पहले से, तो 15 दूनी 30 √7 ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। जो हमें इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती लग रही है, तो आंसर आ जाएगा 30√7। ये हीरो का फॉर्मूला है, ये त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये त्रिभुज वाला कंसेप्ट भी करवाऊंगा। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं, वापस से समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं आ गई 30 और 14, इनकी भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाला विकर्ण है 40 मीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब देखो भाई सीधी सी बात है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको खूब सारे करवाए हैं। मैं स्क्रीन छोड़ देता हूँ, आप आराम से इस क्वेश्चन को देख लो और इस क्वेश्चन को खुद से करें। जो भी इसका आंसर आए वो आंसर में कमेंट करें। आज की क्लास का हम यहीं पे समापन करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसमें कुछ कमेंट कर दें, इसको क्लास को शेयर कर दें, और अगर आपके कुछ इसमें सजेशंस हों और आप कुछ अच्छा इसमें कंटेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके अकॉर्डिंग क्लासेस बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।